नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, क्या नेपाल की सरकार को 3 साल पहले ही बता दिया गया था कि तराई में हालात बिगड़ सकते हैं? क्या भारत की सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं और नेपाल की अपनी खुफिया रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया गया? और क्या सुनसरी में हुई हिंसा उसी लंबे समय से बन रहे तनाव का संकेत? आज जो दस्तावेज सामने आए हैं उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। दावा किया जा रहा है कि नेपाल की आर्म पुलिस फोर्स यानी कि एपीएफ ने सरकार को पहले ही आगाह किया था कि तराई के में कुछ चरमपंथी तत्व धार्मिक और जातीय तनाव को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर समय रहते राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर कदम नहीं उठाए गए तो छोटे स्थानीय विवाद बड़े सामाजिक संघर्ष का रूप ले सकते हैं। आखिर उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा था? किन जिलों को सबसे संवेदनशील माना गया था और सुनसरी हिंसा के बाद अब पूरा नेपाल उसी रिपोर्ट की चर्चा क्यों कर रहा है? आइए दस्तावेजों, आधिकारिक रिपोर्टों और तथ्यों के आधार पर पूरी कहानी को समझते हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा और आपके जो भी विचार आ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, नेपाल में बढ़ता तनाव, क्या मणिपुर जैसी स्थिति बन रही है और क्या भारत की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया है नेपाल में? साथियों, अगर किसी देश की खुफिया एजेंसी सरकार को 3 साल पहले ही चेतावनी दे कि हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं, लेकिन उस चेतावनी पर समय रहते कार्यवाही ना हो तो क्या होता है? और यही सवाल आज नेपाल में उठ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उस समय के गृह मंत्री तक पहुंचाई गई थी। और यह कोई राजनीतिक दस्तावेज नहीं था और ना ही इसका उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय को दोषी ठहराना था। यह रिपोर्ट तैयार की गई थी आर्म पुलिस फोर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा। रिपोर्ट का मकसद सिर्फ एक था कि सरकार को समय रहते आगाह किया जाए कि तराई के कुछ इलाकों में एक खतरनाक सामाजिक बदलाव शुरू हो चुका है। खुफिया अधिकारियों ने लिखा था कि ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन जमीन पर हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। लोग धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर बंटने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे विवाद अब सिर्फ स्थानीय नहीं रह गए हैं, उन्हें जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। रिपोर्ट में कई ऐसे उदाहरणों का जिक्र किया गया। कहा गया कि कहीं सड़क को लेकर विवाद होगा, कहीं सार्वजनिक जमीन पर कब्जे का मामला आएगा, कहीं धार्मिक जुलूस या आयोजन को लेकर तनाव होगा और कहीं भड़काऊ भाषणों के जरिए लोगों को एक दूसरे के खिलाफ उकसाने की कोशिश की जाएगी। रिपोर्ट का सबसे गंभीर निष्कर्ष यह था कि ये घटनाएं अलग अलग नहीं थी। खुफिया एजेंसियों को लग रहा था कि कुछ संगठित समूह इन छोटे छोटे विवादों को जोड़कर बड़े सामाजिक टकराव में बदलने का प्रयास करेंगे। आग अचानक नहीं लग रही थी, इसके लिए ईंधन काफी पहले इकट्ठा किया जा रहा था। और यही कारण था कि सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार से अपील की थी कि प्रशासन, स्थानीय नेतृत्व और राजनीतिक दल मिलकर समय रहते हस्तक्षेप करे, ताकि कोई छोटी चिंगारी पूरे इलाके को अपने चपेट में ना ले ले। अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर खुफिया एजेंसियों ने यह खतरा 3 साल पहले ही दे दिया था तो फिर सरकार क्यों चुप बैठी हुई थी? उन्होंने सरकार से क्या कहा था? साथियों, इस रिपोर्ट में सिर्फ खतरे की पहचान नहीं की गई थी, बल्कि उसे रोकने के कई सुझाव भी दिए गए थे, जिसमें सबसे पहली सलाह यह थी कि किसी भी स्थानीय विवाद को केवल कानून व्यवस्था का मामला मानकर ना छोड़ दिया जाए, क्योंकि कई जगह सामान्य प्रशासनिक विवाद धीरे धीरे सामाजिक और धार्मिक तनाव में बदल रहे थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राजनीतिक नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए, ताकि छोटी घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया दिया जा सके। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट में थी कि अफवाहों और भड़काऊ भाषणों पर समय रहते कार्यवाही किया जाए। खुफिया एजेंसियों का मानना था कि कई बार वास्तविक घटना से ज्यादा नुकसान झूठी खबरें, उकसाने वाले संदेश और भावनात्मक प्रचार करते हैं। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया था कि अगर स्थानीय समुदायों के बीच लगातार संवाद नहीं हुआ तो अविश्वास बढ़ता जाएगा और वही अविश्वास भविष्य में बड़े संघर्ष की वजह बन सकता है। इसलिए प्रशासन को सलाह दी गई थी कि संवेदनशील इलाकों में सामुदायिक संवाद बढ़ाया जाए, स्थानीय नेताओं, धार्मिक प्रतिनिधियों और नागरिक समूहों को साथ लेकर तनाव कम करने की कोशिश की जाए। रिपोर्ट में संदेश बिल्कुल साफ था कि सुरक्षा केवल पुलिस बल बढ़ाने से नहीं होगा, बल्कि समय पर प्रशासनिक हस्तक्षेप, राजनीतिक इच्छाशक्ति और समाज के अलग अलग वर्गों के बीच में भरोसा बनाए रखने से आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन चेतावनियों पर उसे गंभीरता से अमल किया गया?
जिसकी रिपोर्ट में मांग की गई थी। और यही से कहानी का अगला और सबसे अहम अध्याय शुरू हो जाता है। साथियों, अब कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है, वो है गोपनीय रिपोर्ट सरकार तक पहुंच तो चुकी थी, सुरक्षा एजेंसियां संभावित खतरों के बारे में पहचान भी कर चुकी थी, लेकिन इसके बाद जमीन पर क्या बदला? रिपोर्ट के अनुसार समय रहते चेतावनी दी जाने के बावजूद आने वाले वर्षों में तराई के कई हिस्सों में ऐसे स्थानीय विवाद सामने आते रहे, जिन्होंने यह संकेत दिया कि सामाजिक तनाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। अलग अलग समय पर धार्मिक जुलूस, सार्वजनिक स्थानों, स्थानीय प्रशासनिक फैसलों और सामुदायिक मुद्दों को लेकर तनाव की घटनाएं सामने आती रहीं, और हर घटना की अपनी एक अलग पृष्ठभूमि थी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मूल चिंता यह थी कि यदि ऐसे विवाद को शुरुआती स्तर पर ही नहीं सुलझाया गया तो धीरे धीरे बड़े सामाजिक अविश्वास और टकराव का रूप ले सकते हैं। हाल के सुनसरी घटनाक्रम के बाद यही गोपनीय रिपोर्ट एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया। कई लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि क्या सुरक्षा एजेंसियों ने वर्षों पहले जिस पैटर्न की आशंका जताई थी उसी की कुछ झलक आज दिखाई दे रही। हालांकि उपलब्ध जो भी तथ्य हैं उनके आधार पर यह कहना उचित नहीं होगा। हाल ही में प्रत्येक घटना का सीधा संबंध उसी रिपोर्ट से है, ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन इतना स्पष्ट है कि उस समय दी गई चेतावनी और आज की परिस्थितियों के बीच में समानताओं को लेकर नेपाल में सार्वजनिक बहस काफी तेज हो गई है। और यही कारण है कि वर्षों तक गोपनीय रही यह रिपोर्ट आज फिर नेपाल की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द पर गंभीर चर्चा का विषय बन चुकी है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि केवल रिपोर्ट में क्या लिखा था? सबसे बड़ा प्रश्न यह भी है कि अगर रिपोर्ट के बारे में पहले से जानकारी दे दी गई थी कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां होंगी, तो इसको रोकने के लिए नेपाल में कौन कौन से ठोस कदम जो है उठाएगा? साथियों, सुनसरी की घटना के बाद सरकार और सुरक्षा एजेंसियां जो है वो एक बार फिर सक्रिय दिखाई दे रही। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, स्थानीय प्रशासन को अतिरिक्त सतर्क करने का निर्देश दिया गया है, कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है, और इसके साथ ही विभिन्न समुदायों के बीच संवाद बनाए रखने और अफवाहों को फैलने से रोकने की भी कोशिश की जा रही है, ताकि किसी एक घटने का असर दूसरे इलाकों तक ना पहुंचे। साथियों, विशेषज्ञों का मानना है कि केवल पुलिस बल बढ़ा देने से किसी भी सामाजिक तनाव का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। लंबे समय तक शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व, स्थानीय समुदाय और नागरिक समाज को मिलकर काम करना होगा। छोटी छोटी घटनाओं पर समय रहते कार्यवाही, निष्पक्ष जांच और लोगों के बीच भरोसा कायम रखना ही भविष्य में बड़े टकराव को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। और यही वजह है कि अब पूरे नेपाल की नजर इस बात पर है कि सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटती है और क्या वह वर्ष पहले मिली जो चेतावनियां है उससे सबक लेगी। साथियों, सुनसरी हिंसा के बाद हुई जो बहस शुरू हुई है केवल एक घटना तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3 साल पहले सुरक्षा एजेंसियों को जो चेतावनी दी गई थी उस समय रहते पर्याप्त उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? अब एक प्रश्न जो राजनीतिक गलियारों में है वो है सुरक्षा विशेषज्ञ और आम लोगों के बीच भी जो है वो चर्चा का विषय बन चुका है। और इसी के साथ एक बहस और भी तेज हुई है कि सुनसरी में सुरक्षा बलों द्वारा प्रयोग किया गया जो बल प्रयोग किया गया क्या वो परिस्थितियों के अनुरूप था? प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि बिजली गुल होने के समय प्रशासनिक समन्वय को लेकर कई सवाल उठे, और इन्हीं सवालों के जांच के लिए सरकार ने 5 सदस्यीय समिति भी बनाई है, जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि पूरे घटनाक्रम की वह निष्पक्ष पड़ताल करेगी और तथ्यों के आधार पर यह समिति अपना रिपोर्ट जो है वो देगी। फिलहाल जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष आने तक जो है इस पर बात की जा रही। साथियों, महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच पूरी होने तक किसी भी दावे या निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले आधिकारिक तथ्यों का इंतजार किया जाए। आने वाले दिनों में यही जांच तय करेगी कि सुनसरी हिंसा के पीछे क्या परिस्थितियां थी, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका क्या रही, और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है। सुनसरी की हिंसा, 3 साल पुरानी गोपनीय रिपोर्ट और उसके बाद उठे सवालों ने नेपाल के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती खड़ी कर दी है। एक ओर सुरक्षा एजेंसियों की पुरानी चेतावनी, तो दूसरी ओर हाल के हिंसा, जिसके बाद सरकार के प्रशासनिक बदलाव करने पड़े, जांच समितियां गठित करनी पड़ी, और फिलहाल कई सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे कि क्या सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनियों पर पर्याप्त कार्रवाई हुई, क्या प्रशासनिक स्तर पर कहीं एक चूक हुई, और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था। साथियों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर अब सरकारी जांच और उसके निष्कर्षों पर जो है वो निर्भर करे। और इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो स्पष्ट यही होती है कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में समय पर मिली सुरक्षा, चेतावनी, निष्पक्ष और प्रशासनिक कार्यवाही और सामाजिक सद्भाव, ये तीनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। अब सभी की निगाह जांच समिति की रिपोर्ट और सरकार के अगले कदम के ऊपर होगी। साथियों, अगर हम बात करें तो
तराई में ये जो क्षेत्र है, जैसे बांके, बर्दिया, रूपेंदेही, कपिलवस्तु, परसा, बारा, रौथट, सिरहा, छापा, यहां भी जो है वो बातें की गई हैं कि यहां भी जातीय असंतोष, राजनीतिक उपेक्षा और आर्थिक असमानता और सीमा विवाद को लेकर भी जो है वह विवाद की स्थिति देखने को मिलेगी। धीरे धीरे कहा जा रहा है कि अगर इसको रोका ना जाए तो ऐसी स्थिति जो है वो बढ़ेगी और सुनसरी हिंसा वाली मामला जो है वो तराई के अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी। तो फिर प्रश्न यही उठता है कि क्या सरकार ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और सरकार एक्शन क्या ले रही है, इस पर भी बात होगा। अगर सरकार छोटे विवादों को समय रहते ही रोक देती तो ऐसा बड़ा संकट नहीं हो पाता। साथियों, इस मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? क्या 3 साल पहले मिली चेतावनियों पर अगर तेजी से कार्यवाही होनी चाहिए थी? अपनी जो भी राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और कैसा लगा ये विश्लेषण ये भी हमें अवश्य बताएं। और अगर ये विश्लेषण आपको तथ्य परख लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों को गहराई से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। साथियों, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।